हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 28 जुलाई और उससे पहले हमारा रहता है एक एमसीक्यू जो यूपीएससी पीवाईक्यू होता है, जो लास्ट ईयर पूछा गया है। ठीक है, आप क्वेश्चन है आपका यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा। ठीक है, सीरीज कौन सी चल रही है? ए। तो क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं हम क्या है। अदर देन द फंडामेंटल राइट के सिवा कौन कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948? तो 1948 जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन राइट वाला, तो उसमें फंडामेंटल राइट के साथ और कौन कौन से इसमें पार्ट्स हैं? तो पहला है आपका प्रिम्बल, दूसरा है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और तीसरा है फंडामेंटल राइट। अब इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं तो मैं इसे लास्ट में जरूर सॉल्व कराऊंगा। आगे चलते हैं, उससे पहले देख लेते हैं हम अपना पीसी। पीसी का मतलब होता है प्रीलिम्स करंट। ये मैंने एक आपके याद कराने के लिए, जिससे कि हमें क्या होता है कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या पीआईबी एक बार में तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, बट हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो चीज़ हमारी छूट जाए उनको हम कहीं ना कहीं कवर कर लें, तो इसलिए इसको प्रीलिम्स करंट के थ्रू हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो खबरों में क्या रहा 27 तारीख को, उसको देखने की कोशिश करते हैं। कारगिल दिवस जो 26 को मनाया गया था, बट एक दिन हम लेट पढ़ते हैं, ये आपको पहले ही बताया था मैंने। तो कारगिल दिवस की बात करते हैं, ये कब मनाया गया? 26 जुलाई। आप ट्रेंड हो गया यूपीएससी का कि वो आपके दिवस भी पूछना शुरू कर दिया है। ठीक है, 2023 में समथिंग दो दिवस के बारे में यूपीएससी ने पूछा था। तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था कि इंडियन आर्मी रिकैप्चर ओल्ड इंडियन पोस्ट ऑफ कारगिल दैट ऑक्युपाई बाय द पाकिस्तान आर्मी। यानी कि पाकिस्तान आर्मी ने जो भी ऑक्युपाई कर लिए थे पोस्ट को, उनको रिकैप्चर किया था इंडियन आर्मी ने। सो इसीलिए कारगिल दिवस मनाया जाता है। और कारगिल के बारे में आपको पता ही होगा, है ना, कि युद्ध जो 1999 में हुआ था, तो इसमें आपको दिवस याद रखना है अभी फिलहाल में। आगे बात करते हैं, फिर हमें मिलता है निपुण वायरस। निपुण वायरस क्या है? वायरस, और वायरस हमारा सिलेबस का पार्ट्स है। ओके, तो फाउंड ये किस में होता है? इन वेट। वेट बोले तो चमगादड़। कहाँ पे फाउंड होता है ये? चमगादड़ में। ओके, व्हाट टाइप, ये है कैसा? ये जूनोटिक है। जूनोटिक का मतलब है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, टाइप ऑफ आरएनए वायरस है। अब आपको इसका वायरस का टाइप और याद रखना है, आरएनए है या डीएनए है, तो यू कैन सी दैट इट्स ए आरएनए वायरस। दो इन्फेक्टेड पीपल कंटामिनेटेड फूड, और ये कहाँ से होता है? जो भी पीपल इन्फेक्टेड है या फिर कंटामिनेटेड फूड है, वहां से भी ये आ सकता है। क्या? यू कैन से दैट निपुण निपहा वायरस, सॉरी ये निपहा वायरस है। ओके, नाउ फिर हम चलते हैं, अब देखते हैं एक चीज और है। अक्सर क्या होता है कि जब भी यूपीएससी का आपकी लेयर जो बनती है, एक दो तीन के क्वेश्चंस बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में थर्ड वाली जो लेयर वाला क्वेश्चंस होता है उसमें डेफिनेटली एक बार पूछ लिया जाता है, जब भी किसी वायरस के ऊपर में वो ये क्यूरेबल है या नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है या नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, निपा वायरस का अभी तक न तो कोई ट्रीटमेंट है और ना ही कोई वैक्सीन है। ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। अब देख रहे हैं ना, ये इस टाइप का वायरस है, इसके लिए हमारे पास ना तो कोई ट्रीटमेंट है ना ही कोई वैक्सीन है। समझ रहे हैं? तो कुल मिला के ये है कि इस टाइप की वायरस हमें जरूर याद रखनी है कि किसकी वैक्सीन हमारे पास है या नहीं है। तो अभी नहीं वाले तो बहुत ज्यादा याद रखने हैं हमें, तो उसी से ही हम क्वेश्चंस को जो एक्चुअल उसका आंसर होगा वहां तक फाइंड आउट कर पाएंगे। आगे देखते हैं, फिर मिलता है हमें सिल्वा पैक्चर सिस्टम। ये क्या है सिल्वा पैक्चर सिस्टम? एक्चुअली में ये एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस है। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है जहाँ पे आप एग्रीकल्चर या फिर मान लीजिए जहाँ पे लाइव स्टॉक को पालते हैं, उसी को हम सिल्वा पैश्योर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये एग्रीकल्चर का टॉपिक है हमारा। देखते हैं हेल्प किसमें करता है ये। अब जैसे मान लीजिए आपने कहीं भी, आपके पास गाय है या भैंस है, आप उनको वहां पर कहीं भी एक जगह मतलब बांध कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एकदम एक्सट्रीम हीट हो जाती है उनके लिए, या फिर एक्सट्रीम, जैसे धूप में बांध दी आपने तो वहां पे एक्सट्रीम हीट हो जाएगी, या फिर मान लीजिए आपने छांव में बांध दी तो एकदम एक्सट्रीम उनके लिए ठंडा हो जाएगा। उन चीजों को मॉडरेट रखने के लिए सिल्वा पॉस्चर आया है। यानी कि अगर हम बैल गाय या भैंस को कहीं भी बांधते हैं या रखते हैं, तो वहां पर उनका टेम्परेचर मैनेज करने के लिए, ठीक है, और उनको वाइल्ड लाइफ जो डाइवर्सिटी है वो फील कराने के लिए। तो देखते हैं, रिड्यूसिंग द हीट स्ट्रेस इन लाइव स्टॉक एंड इंक्रीज वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। समझ रहे हैं आप? यानी कि जो हीट स्ट्रेस है लाइव स्टॉक की, उसको रिड्यूस करने के लिए और वाइल्ड लाइफ जो डाइवर्सिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए। वर्क है ये कैसे काम करेगा? प्रोवाइडेड फेवरेबल लिविंग इन्वायरमेंट फॉर द लाइव स्टॉक। मतलब
अब यहाँ पे समझिएगा कि हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है कि टेम्परेचर मॉडरेट हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, समझ रहे हैं? इसी तरीके से जो आपके लाइव स्टॉक होते हैं उनके लिए भी फेवरेबल कंडीशन हो इन टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट, यू कैन से दैट। ओके, आगे बात करते हैं लेक चार्ट। ये बहुत ज़्यादा अभी नाइजीरिया वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे नीचे चल के हम, तो इसीलिए मैंने इसको उठा लिया है। ये आपको नाइजीरिया, नाइजर, चार्ट एंड कैमरून, ये शायद क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में पूछा गया था लेक चार्ट कहाँ है, तो कैमरून उसका ऑप्शन दिया था, ये तीन नहीं थे, तो आप इसका आंसर बता देंगे कैमरून। ओके, आगे चलते हैं फिर हम। उड़े देश का आम नागरिक, ये 5.2 वर्जन आया है, ठीक है, और लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील, ये नाम याद रखना है आपको। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील। पर्पज क्या है इसका? एनहांस द एयर कनेक्टिविटी इन रीजनल एरिया, यानी कि जो गांव के लोग होते हैं, या फिर मान लीजिए आप ऐसे कर सकते हैं जिनका बजट कम होता है, तो वो एयर को हायर नहीं कर सकते, यानी कि एयर में अपना कहीं नहीं आ जा सकते, तो उसलिए ये बनाया गया कि नाम से भी आपको लग रहा होगा उड़े देश का आम नागरिक, कॉमन सी बात है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया कि भाई आप अफोर्डेबल प्राइस पे आप एक जगह से दूसरी जगह बाई द एरोप्लेन जा सकते हैं। ओके, अच्छा, फॉर्मुलेटेड बेस क्या है इसका? तो फॉर्मुलेटेड बेस की बात करते हैं तो वो है आपका नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, यानी कि 2016 जो पॉलिसी आई थी उसी का बेस को फॉर्मुलेट करके ये उड़े देश का आम नागरिक बनाया गया। आगे चलते हैं हम, फिर मिलता है हमें T+O सेटलमेंट साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। टर्मोलॉजी वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वी आर मोस्टली कंफ्यूज्ड, तो हमें क्या करना है कि करंट अफेयर के हमारे जो भी टर्मोलॉजी बेसिस क्वेश्चंस होते हैं या टॉपिक्स होते हैं, तो एक बार टॉपिक तो हमें देखना ही है डेफिनेटली, और क्वेश्चंस को अगर बन जाए तो पॉसिबल है, उसको जरूर देखिएगा। देखते हैं T+0 सेटलमेंट साइकिल क्या है। तो प्रोवाइडेड इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मनी टू इन्वेस्टर हु सेल शेयर, जो शेयर को सेल करते हैं उनके लिए इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाए, मतलब ज्यादा वेट ना करना पड़े, उसी को हम बोलते हैं T+0 सेटलमेंट साइकिल। ओके, नाउ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और न्यूज में रही अभी, आपने बॉडी पढ़ी होगी, NMNA, ये बॉडी आपने पढ़ी होगी, इसका पूरा नाम है नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एक्विटीज। एक्विटीज का मतलब है हमारी जो प्राचीन विरासत है उनके रिगार्डिंग ये मिशन है। अभी देखा होगा कि अमेरिका ने कुछ अपनी एंटिक्यूज एंटिक्यूटीज थी उनको वापस कर दिया। वापस करने का मतलब सीधा सीधा था, अब देख रहे हैं कि इंडिया भी प्रोग्रेस कर रहा है ना, और लगभग आई थिंक 40 कुछ थी, है ना, और अदर कंट्रियों से मिला के 150 के समथिंग, आई एम नॉट श्योर, बट इतनी एक्टिविटीज अपने इंडिया में भी वापस हुई है, अपनी जो प्राचीन विरासत है। तो ये लॉन्च कब हुई थी? 2007 में ये बॉडी, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब आपको ये जरूर याद रखना है कि एन जो MMA है इसकी जो बॉडी है, वो सॉरी मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। पर्पस क्या है इसका? प्रिपेयर डेटाबेस ऑफ द डाइवर्स इंडियन एंटिक्विटीज एज डिफाइंड इन द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। मतलब ये डेटाबेस को तैयार करता है जो इंडियन एंटिक्विटी थी डाइवर्स एरिया में, और डिफाइन करता है उनके बारे में, किस एक्ट के थ्रू? 1972 एक्ट के थ्रू। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्चुअली में इसकी नोडल एजेंसी है, किसकी? NMMA की। ओके, तो यहाँ तक अपना PC कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम द हिंदू न्यूज़पेपर पे। अब देखते हैं क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। ओके, क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए? सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड मिश्रा टेनवर एज ED डायरेक्टर टिल सितंबर 15। अभी क्या मैं बताऊं आपको कि जो ED है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उनका जो टेनवर है वो 15 सितंबर तक रखा गया। और अभी लास्ट आर्टिकल भी था कि इसको 2 से 5 बढ़ा के कर दिया गया था, ऐसे कुछ था। तो इसमें क्या है, देखिए देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, फिर हमें पढ़ना क्या है, ये बॉडी हमें एक बार देख लेनी है। द सुप्रीम कोर्ट इज अ स्पेशल हियरिंग ऑन थर्सडे को हुई थी, ठीक है, स्पेशल हियरिंग हुई, इसके रिगार्डिंग हुई थी। एक्सटेंडेड इन्फोर्समेंट डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा टेनवर टिल September 15 टू सर्व पब्लिक एंड नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि वो 15 सितंबर तक पब्लिकली, यू कैन से दैट, सर्व करेंगे, है ना, अपने जो भी उनको पोस्ट मिली हुई है उसी को रिगार्डिंग। द कोर्ट हैड डिक्लेयर, कोर्ट ने डिक्लेयर किया मिस्टर मिश्रा कंटिन्यूशन एज ए इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इनवैलिड एंड इलीगल इन जजमेंट ऑन 11 जुलाई। 11 जुलाई को जो जजमेंट आया था ना, उसको उसने इलीगल बोला, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक्चुअली में क्या था कि ये हमारे पास जो पढ़ने के लिए इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारे लिए बनेगा कि ईडी है क्या, व्हाट इज ईडी। तो सब देखिए, अभी अभी तो ये सितंबर काफ़ी टाइम है, एक्सटेंडेड किया गया है, उसके बाद उनको रिमूव करने की प्रोसेस होगा, तब हम देखेंगे। बट अभी हमें इसकी बॉडी देख लेनी है कि ईडी होती क्या है।
तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं व्हाट इज ईडी। तो ईडी देख रहे हैं यहाँ पे, ईडी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेट विद द इन्वेस्टिगेशन, सॉरी थोड़ा सा मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ, इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ। तो किस किस में काम करती है ईडी? मनी लॉन्ड्रिंग में, और वायलेशन होता है किसका? फॉरेन एक्सचेंज लॉ का। तब ईडी स्टैंड होती है, वहाँ पे खड़ी होती है, यू कैन से दैट। और ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं फंक्शनिंग क्या है इसके। इट इज एन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, पहले तो आपको इतना याद रखना है। अच्छा, और किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है? रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्रीज की फाइनेंस है, और डिपार्टमेंट कौन सा है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? और ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो तीन चार टर्मोलॉजी आपको लिख लेनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। आगे तो देखते हैं जेनेसिस, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट रीनेम्ड एज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। 1957 में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू 1960 में। तो ये दो चीज़ों के लिए स्टैंड होती है, तो हमने पढ़ लिया कि मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज लॉ हो। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? आपको दिल्ली में। और इसको डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है, 5 रीजनल इसके ऑफिस और हैं इसके ईडी के। एक मुंबई में है, चेन्नई में है, चंडीगढ़ में है, कोलकाता में है, दिल्ली में। और 10 जोनल ऑफिस हैं। तो आपको 5 + 10 ये तो याद रखना ही है, ठीक है। कि ये वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ईडी के रीजनल ऑफिस कितने हैं। तो यू कैन से दैट 5, और उसके बाद इसके जोनल ऑफिस कितने हैं? वो है आपके 10। तो ईच हेडेड बाई द डिप्टी डायरेक्टर, और 11 सब जोनल ऑफिस हैं, ईच हेडेड बाई एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो जो सब जोनल ऑफिस हैं उनको असिस्टेंट डायरेक्टर हेड करते हैं। उसके बाद आपके जोनल ऑफिस हैं उनको हेड करते हैं डिप्टी डायरेक्टर। और 5 हमने रीजनल पढ़ लिए अभी, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली। और इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? दिल्ली में। रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो डन डायरेक्टली एंड बाय ड्रॉइंग ऑफिस फ्रॉम अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे आपके आईआरएस, आईपीएस, आईएएस, ये आपके रिक्वायरमेंट में शामिल होते हैं। टेनोर की बात करेंगे, कितना है? 2, है ना। अब यही बात चल रही है कि टेनोर उनका बढ़ाया जा रहा है, 5 साल कुछ किया जा रहा है, 2 to up to 5 ईयर, है ना। सो डायरेक्टर टेनोर कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम द, एक्सटेंड किया जा सकता है 2 to 5 ईयर। इसी को लेकर ये विवाद हुआ है, और इसमें संजय मिश्रा जो सर हैं उनको टर्मिनेट करने की बात कर रही है, की जा रही है। तो ये टर्मिनेट वाली बात जो है अब फाइनल होगी 15 सितंबर को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, आगे बात करते हैं, फिर इसके कुछ और फंक्शन देख लेते हैं। जैसे आपका है कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ द स्मगलिंग एक्टिविटी, इसको भी देख रहा है ये। क्लियर है यहाँ तक? फेमा को देख ही रहा है, अभी हमने बताया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को भी। मनी लॉन्ड्रिंग को भी देख रहा है ये, है ना, PMLO। और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफर एक्ट यानी 2018। ये 4 चीज़ आप देख लेंगे, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। इनको ईडी देख रहा है, यानी कि COFEPOFA पुस्सा, यानी कि कैफे पुस्सा एंड फेमा, PMLA एंड सॉरी FEOA, इनको भी दिख रहा है। अच्छा, अब ये हमने अभी समझ लिया, आगे चलते हैं फिर हम। अब हमें क्या मिलता है? तो आपको ईडी के बारे में मैं बता दूं, आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि एक्चुअली में ये है क्या, किस चीज़ को देख रही है, कैसी बॉडी है। अभी मैंने बता दिया स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ये। और अभी हमने पढ़ लिया कि एक्चुअली में ये एक्सटेंडेड 2 to 5 ईयर की बात कर रहे हैं। और इसमें फंक्शनिंग में ये इन्फोर्समेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? 4 हैं, उनको याद रखना है। इसके रीजनल ऑफिस कितने हैं, सब रीजनल ऑफिस कितने हैं, और उसके बाद एक्चुअली में फिर हम आ जाते हैं इनको हेड कौन करता है और हेड क्वार्टर कहाँ है। ये सब चीज़ें हमें देख लेनी है, ओके। आगे चलते हैं फिर हम। आगे इसमें जो अपने लिए है, जिसकी नीड है हमें, जो हमारे सिलेबस से कनेक्टेड है, उसी को हम रीड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या है। देखिए फिर यहाँ पर आ गया तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु मिनिस्टर आर्गूमेंट अगेंस्ट ईडी एक्शन। ईडी मैंने अभी पढ़ाया था आपको, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PMLA, इसको तो ये वैसे भी इसके अंडर में ही आता है, तो ये सब आप देख लेंगे। अच्छा, G20 में लगभग 39 MNC कम टुगेदर विद द सर्कुलर इकोनॉमिक कोलिशंस। MNC का मतलब होता है जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो लगभग 39 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एक साथ आएंगे इकोनॉमी को सर्कुलेट करने के लिए, है ना। और उसके लिए क्या बनेगा? एक संगठन बनेगा। तो इसमें हमें सिर्फ इतना समझना है कि G20 कंट्री कौन से होते हैं, और उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है आपको, है ना। आप एक बार जाके गो थ्रू कर लेंगे जो लास्ट वीडियो है। और G20 मुझे नहीं लगता कि जो स्टूडेंट है उनका बच रहा होगा, डेफिनेटली हो जाएगा। जैसे मैंने पढ़ा दिया था आपका G7 में। G7 का मतलब था जूस विद रशियन, है ना, जूस
इस तरीके से था, जैसे पढ़ा दिया था मैंने, जूस विद रशियन गर्लफ्रेंड, है ना। तो वो G8 हो गया था, और अब मैं IIT सा हो गया, इसको मैं करा चुका हूँ। तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख लेंगे, क्योंकि उसको मैंने कम से कम 4-5 बार G20 को कराया है ना। आगे चलते हैं फिर हम। तो अगर आप चाहेंगे ना, तो इसको मैं कल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा सर G20 एक्सेस, तो मैं उसको 100% कल करा दूंगा, क्योंकि मैं इसको करा चुका हूँ 5-6 बार, इसलिए मैं रिपीट नहीं करा रहा। ओके। अच्छा, इसको हम एडिटोरियल को बाद में देखते हैं, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा। अब हमारे लिए इस न्यूज़ में ना आज द हिंदू में अगर निकालने को, द एनाटॉमी ऑफ द यमुना फ्लड प्लेन्स, अभी देखिए मैं बताऊँ इसमें कहानी क्या हुई थी, कि लगभग 60 साल का रिकॉर्ड टूटा था, क्योंकि 208.13 इंच वाटर लेवल यमुना का बढ़ गया था। और लास्ट दो, अगर बात करें 60 साल पहले की, तो समथिंग 205 कुछ वाटर लेवल बढ़ा हुआ था। और इसका कारण भी, कई कारण बताए गए, जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन होना, उसके बाद कह सकते हैं आप कि दूसरे भी और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है ना, और भी चीज़ें हैं। और ये लगभग 60 साल का रिकॉर्ड टूटा था, जिसमें मैंने कई बार इसको कवर करने की कोशिश की थी, इस न्यूज़ को। और लास्ट वीडियो में जैसे आप देखेंगे, तो ये वही होता है ना, कि जैसे हम चीज़ें पढ़ लेते हैं तो बार बार रिपीट होती रहती है, तो उसी टाइप की है ये, है ना, कि क्या क्या कारण रहे। कहीं जैसे आर्ग्यूमेंट दिया था कहीं उन्होंने, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, अर्बनाइजेशन है, लैक ऑफ प्रॉपर हाउसिंग है, और उसके बाद जो कई टाइप के ऐसे ऐसे आर्गूमेंट आए थे, कि जिसकी वजह से ये जो है यमुना का फ्लड बढ़ा हुआ था, है ना। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन इसका ये था, एक तो मानसून था उस टाइम, है ना, और एक वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस होता है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मेडिटेरेनियन सी में होता है, उसकी उसका कारण था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन मेडिटेरेनियन सी प्लस मानसून भी था इसी टाइम पे, इसलिए यमुना का जल स्तर बढ़ा। और दूसरा भी हमने सीखने की कोशिश की थी इसमें, कि आपके कहीं कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से, या फिर कह सकते हैं आप लैक ऑफ हाउसिंग और एंड इंक्रीज ऑफ अर्बनाइजेशन, इनकी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ये सब वही आर्टिकल है, इस आर्टिकल को हमने देख लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेपल वीज़ा, है ना, फॉर द अरुणाचल एथलीट अनएक्सेप्टेबल इंडिया, सॉरी माई प्रोनाउंसिएशन, अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, तो स्टेपल वीज़ा क्या होता है, पहले हमें ये समझना है, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश के एथलीट्स के लिए। तो देखते हैं, यहाँ पे है, a staple visa is a visa that not stamped directly into the passport of the applicant, but instead is attached to the passport within a staple। मैं बताऊँ क्या है, कि चाइना जो है ना, वो अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है, वो उसको अपना ही पार्ट मानता है, इसलिए इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, उसको चाइना अपना पार्ट मानता है। और उसी की वजह से क्या होता है, कि चाइना स्टेपल वीज़ा इशू करता है फॉर द इंडियन एथलीट्स कम फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश। तो उसमें क्या होता है कि जो उनको स्टाम्प वीज़ा ना देके स्टेपल वीज़ा दिया जाता है ना। स्टेपल वीज़ा यू कंसिडर, जिसको आप समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ को स्टैप कर दिया, तो वो परमानेंट ना होकर वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है। सो यहाँ पे यही है, चाइना द मूव टू इशू सच a visa is due to its long held stand that Arunachal is the part of its territory। यही मैंने अभी आपको बताया, a claim that India has revised repeatedly। तो वही कहानी है, वो अपना पार्ट मानता है इसको, तो इसीलिए वो स्टेपल वीज़ा इशू करता है। तो क्या कहानी है, यहाँ पे देखते हैं, कुछ करते हैं। देखिए, चाइना डिसीव टू रिवाइव प्रैक्टिस ऑफ द स्टेपल वीज़ा फॉर द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन फॉर अरुणाचल प्रदेश unacceptable, है ना। India on Thursday lodged a strong protest, said that it would be responsible schedule after the Beijing refused to give the normal visas to 3 विशु प्लेयर। एक्चुअली में क्या है, अभी गेम चल रहा है, ठीक है, उसमें 12 मेंबर थे, और 3 जो थे वो अरुणाचल प्रदेश के थे, उनको स्टेपल वीज़ा इशू किया गया। ठीक है, तो स्टेपल वीज़ा को इसी बात को लेके अ, थोड़ा सा विवाद हुआ, है ना। और यही कहानी थी कि भाई स्टेपल वीज़ा आप एक्चुअली में आप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, बट इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, नॉट ए चाइना टेरिटरी। सो यू इशू द स्टैम्प वीज़ा, नॉट ए स्टेपल वीज़ा, अंडरस्टैंड। सो यही बात है, यहाँ पे देखते हैं, चाइना डिसीजन टू गिव द स्टेपल वीजा टू द एथलीट टू reversions to its action in 11 and 13 when it's began to issue staple visa to Indian from the Jammu and Kashmir। और देखिए, पहले एक्चुअली में क्या था,
जम्मू एंड कश्मीर के लिए, बाद में इसको इंक्लूड किया गया अरुणाचल प्रदेश के लिए, है ना, क्या स्टेपल वीजा बाय दी चाइना। सो आपको इसमें इतना समझना था कि स्टेपल वीजा क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसमें देखिए यहाँ पे ये भी देखते हैं हम कि मैंने एक नोट्स स्टिकी नोट्स भी बनाया है। चाइना विच इज रिपीटेडली मेड टेरिटरी क्लेम टू द अरुणाचल प्रदेश, भाई वो बार बार क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, हैज मेंटेन इट्स पॉलिसी, और इसके लिए पॉलिसी बनाता है ऑफ द इश्यूइंग स्टेपल वीजा इंस्टेड ऑफ स्टाम्प वीजा, जबकि उसको बनाना चाहिए क्या स्टाम्प वीजा, बनाता क्या है वो स्टेपल वीजा, टू द रेजिडेंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। क्लियर कट है यहाँ तक। तो तो इंडिया यही कह रहा था कि जो स्टेपल वीजा है ना वो अरुणाचल प्रदेश के जो भी एथलीट्स हैं वो अनएक्सेप्टेबल है ना, क्योंकि ये नॉट से लीगल। अच्छा, आगे देखने की कोशिश करते हैं फिर क्या है हमारे लिए हो। कोर्ट सेज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ ज्ञानवापी मस्जिद टिल अगस्त 3। तो अभी इस पे स्टे चल रहा है, 3 अगस्त के बाद देखते हैं क्या आता है, आगे एक्सटेंड किया जाएगा या फिर यही रहेगा। अब देखते हैं एज एर नाइफ अ लिंक्स पार्टीज विद चॉइस, हाँ या ना। अभी मोशन चल रहा है, कौन सा, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, किसके खिलाफ है वो, अगेंस्ट द एनडीए, है ना, और किसने किया है, इंडिया। इंडिया एक एक्चुअली में अपोजिशन पार्टी का कोalition है। तो इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट टाइप ऑफ मोशंस, मोशन कितने प्रकार के होते हैं इन इंडियन पॉलिटी। सो वी डिस्कस ऑल टाइप मोशन, ठीक है, हम सारे टाइप के जो भी मोशन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे आज। हमारी अगर न्यूज़पेपर में अगर हमारे लिए पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो आज हमें मोशन जरूर समझ लेना है। तो हम इससे क्या हुआ कि हमारा क्लियर हो जाएगा जो भी मोशन का क्वेश्चन होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड बाय द कांग्रेस अगेंस्ट द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अभी मैंने ये पढ़ाया आपको, किसके खिलाफ है, ये एनडीए के खिलाफ है। ठीक है, क्या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अब क्यों है, रीजन क्या है, वाई रीजन, रीजन ये है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मणिपुर में वायलेंस हुआ उसमें अपना कुछ भी आई थिंक ऐसा स्टेटमेंट देने की कोशिश नहीं की है जिससे कि इंडियन एंड द अपोजिशन को ये लगे कि दैट्स ए फेवरल स्पीच फॉर द मणिपुर। तो उस इसी के रिगार्डिंग ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, ये मैंने बताया ये संगठन है इंडिया, है ना, जिसमें लगभग कई पार्टियां हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, इसके समर्थन में कौन है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के में, कि भाई, और इसके अगेंस्ट में कौन है। तो देखते हैं, इसके अगेंस्ट में है एक पार्टी का नाम याद रखना है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, विच इज इन पावर, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है, इसका नाम है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इन पावर एंड हैज, जिसके पास लोकसभा मेंबर कितने हैं, लगभग 22 लोकसभा मेंबर हैं, वो इसके सपोर्ट में है, सॉरी अगेंस्ट में है कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। सेल सपोर्ट द गवर्नमेंट वोट अगेंस्ट द मोशन द पार्टी राज्यसभा मेंबर विजय सिंह रेड्डी एट द ट्वीट। तो कुल मिला के यह है कि जो वाई एस आर सी पी पार्टी है इन आंध्र प्रदेश, वो अगेंस्ट में है किसके, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के, बट बीजेडी और बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी इन यूपी, एंड बीजेडी यू कैन से दैट इट्स अ रूलिंग पार्टी ऑफ द उड़ीसा। ये इन लोगों ने अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाया है कि ये सपोर्ट करेंगे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को या उसके अगेंस्ट में रहेंगे। और इसी तरीके से टीडीपी, यानी कि आपकी तृणमूल जो है तेलुगु तेलुगु देशम पार्टी है, ये डायलामा में है, ये संशय में है कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब हमें से पढ़ना क्या है, देखिए मैं बताऊं, तो यस और नो, हाँ या ना का जवाब अभी नॉट एट डिसाइडेड। ठीक है, तो उसको अभी हम देख लेंगे। अब देखते हैं हम, सिनेमाटोग्राफ बिल एम्ड एट कर्बिंग पायरेसी पास्ड बाई थी राज्यसभा। अब देखिए ये बिल अभी अमेंडमेंट हुआ है, इसमें पहले आपने फिल्म देखा करते थे तो उसमें फिल्म का सर्टिफिकेट होता था यू ए या फिर ए यू, अब ये बंद हो गए, है ना, अब ये बंद हो जाएंगे क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ है। अब ये एज के बेस पे आएगा, जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा वो एज के बेस पे मिलेगा फिल्मों को, कि वो किस एज के बच्चों को अपनी फिल्म में दिखाना चाहते हैं, एडल्ट, है ना, या फिर आप कह सकते हैं 25 to 30 या 35 to, जो भी होगा वो डिसाइडेड होगा। बट अब ए यू ये सर्टिफिकेट देना बंद कर देगा सिनेमाटोग्राफ। तो अब हमें इसमें मोशन समझना है। देखिए मैंने मोशन ना, जितने भी मोशन है इंडियन पॉलिटी में उन सबको लगाने की कोशिश की है। और आज ना इस पूरे लेक्चर में अगर आज हमें समझने के लिए कुछ भी है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, और पॉलिटी का मैं समझता हूँ पार्लियामेंट का आधा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे आज हम, है ना। अब सारे मोशन मैंने इसमें लगा दिए जो भी मोशन है आपके इम्पोर्टेंट। चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पे। पहला मोशन है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, इसको मैंने क्या किया था, कल भी और आपको परसों भी मैंने उसके थ्रू कराया था अपने जो भी मेरा नोट्स है, बट आज मैं इसको थोड़ा सा आपको अलग तरीके से करा रहा हूँ। दिस इज अ मोशन मूव्ड इन द लोकसभा, कहाँ पे मूव होता है, ये लोकसभा में होता है, एंड नॉट इन राज्यसभा। तो पहले तो आपको इतना समझना है कि राज्यसभा में नहीं होगा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, सीधी सी बात है, क्योंकि वो कलेक्टिव जो मिनिस्ट्री होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए,
लोकसभा के लिए, नॉट ए राज्यसभा, टू टेस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है यहाँ तक, पहली लाइन आपकी क्लियर होगी। दूसरी देखते हैं, द मोशन नीड द सपोर्ट ऑफ द, लगभग कितने मेंबरों की जरूरत आवश्यकता होती है, 50। तो अब तो 2 पॉइंट निकाले हमने। ये राज्यसभा में 2 पॉइंट क्या था हमारे, कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में नहीं, और इसमें 50 मेंबर चाहिए, ठीक है। और इफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। अब देखिए, अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो भाई साहब गवर्नमेंट को रिजाइन देना ही पड़ेगा। ओके, आगे, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आर सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इवेंट दैट यूजुअली अकर व्हेन देयर इज ए परसेप्शन फॉर द गवर्नमेंट लूजिंग मेजोरिटी सपोर्ट। ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस मोशन की। इट इज अ पास्ट व्हेन द गवर्नमेंट फॉर्म विद wafer thin majority have been called upon by the president to prove their majority on the floor of house। इसमें क्या होता है कि अपनी मेजोरिटी को फ्लोर ऑफ हाउस पे प्रूव करना पड़ता है कॉन्फिडेंस मोशन में। अगर नहीं होता है तो देन गवर्नमेंट इज फॉल, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको। पैसेज इंडिकेटेड द गवर्नमेंट कंटिन्यू मैंडेट टू गवर्न। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम क्या, एडजस्टमेंट मोशन। अब देखते हैं इसमें, तो 2 मोशन आपके क्लियर होंगे। अगर आपका मेजोरिटी फॉल होती है देन कॉन्फिडेंस मोशन आपका आ जाएगा। और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि लोकसभा में पास होगा बट राज्यसभा में नहीं होगा, 50 मेंबर्स के सपोर्टर होंगे, ठीक है। अब एडजस्टमेंट मोशन को देखते हैं। अब मोशन फॉर द एडजस्टमेंट इज मूव्ड डिस्कस एंड डिफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस। इसमें सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि पब्लिक इंपोर्टेंस का जो, सॉरी, यू कैन से दैट अर्जेंट, अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंट, जो भी अगर ऐसा मैटर होगा उसको जरूर डिस्कस किया जाएगा। एंड मस्ट बी इमीडिएट कंसर्न विद द स्पीकर कंसेंट। और इसमें कंसेंट किसकी होगी, स्पीकर की। आगे, इट नीड द सपोर्ट, इसमें भी कितने मेंबरों की आवश्यकता है, 50 की। और उसमें भी कितने की थी अब तक हमने देखे, कौन चाहे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हो या फिर एडजस्टमेंट मोशन हो, ठीक है, इन सब में कितने की आवश्यकता है, 50 की। एट द इंटरप्रेट, ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या, दिस मोशन इज अवेलेबल इन द लोकसभा बट नॉट राज्यसभा। अब तक हमने समझे एडजस्टमेंट मोशन या फिर हमारा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन दोनों ही लोकसभा में है, न कि राज्यसभा में। क्लियर कट है यहाँ तक। आगे, इट इज important to note the passage of an adjournment motion does not require the government to resign, but it is considered a strong censor of the government। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट को क्या देना पड़े, रिजाइन देना पड़े, बट इसको कंसीडर किया जाएगा स्ट्रॉन्ग सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, अब आ जाते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या होता है। अंडर द रूल 193 ऑफ द लोकसभा रूल्स एंड द रूल 176 ऑफ द राज्यसभा रूल्स, शॉर्ट ड्यूरेशन कैन टेक्स प्लेस। अगर आपके दो रूल आ जाते हैं 193 एंड 176 राज्यसभा रूल, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को करेंगे। अच्छा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन अलाउ, ये क्या अलाउ करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू डिस्कस ए स्पेसिफिक इशू ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस विदाउट वोटिंग ऑन इट। यानी कि देखिए, अब शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कस हो रहा है तो उसमें वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें पब्लिक इंपोर्टेंस को डिस्कस किया जाएगा विदाउट वोटिंग। यू कैन से दैट द डिबेट यूजुअली टेक प्लेस फॉर द फिक्स्ड एंड ड्यूरेशन होगा नॉट एक्सीडिंग 2 आवर। ये जो होगा ना वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं होगा, फिक्स ड्यूरेशन होगा। और फिक्स ड्यूरेशन में आपको वन आवर, हाफ, 1 and 30 hours एज लाइक ये हो सकता है, बट नॉट 2 आवर्स। The purpose of short discussion is a bring attention to important issue and allow diverse perspective to be heard without taking any formal decision। अच्छा, अब आ जाते हैं क्लोज्योर मोशन क्या होता है। तो अब तक हमने क्या समझा, अब तक हमने समझा शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन जो डिस्कशन होता है इसमें वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और हमने अभी पढ़ लिया था एडजस्टमेंट मोशन, इसमें ये राज्यसभा में नहीं होता, इसमें भी 50 मेंबर होते हैं। उससे फिर ऊपर हमने पढ़ लिया था अपना नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ये भी लोकसभा में होता है, इसमें 50 मेंबरों की आवश्यकता होती है बट राज्यसभा में नहीं होता। अब आ जाते हैं क्लोजर मोशन की। क्लियर कट है यहाँ तक, तो मुझे लगता है आपके 3 मोशन तक क्लियर हो गए होंगे। क्लोजर मोशन का है, इट इज अ मोशन मूव्ड बाय द मेंबर टू कट शॉर्ट एंड डिबेट ऑन मैटर बिफोर द हाउस। हाउस से पहले क्या होगा, वो डिबेट, जो भी डिबेट है ना, उसको शॉर्टकट के थ्रू यू कैन से दैट मूव किया जाएगा। इफ द मोशन इज अप्रूव्ड बाय द हाउस डिबेट इज स्टॉप्ड फॉर द एंड द मैटर इज पुट टू वोट। इसमें वोट पड़ेंगे क्लोजर मोशन में। अच्छा, मोशन विद वोट क्या है, अब वोट के साथ मोशन देखते हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज ब्राउट अंडर द, ये किस रूल के आएंगे, 184 रूल के, किसमें, लोकसभा में। ये डिबेट विद अ वोट ऑन स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अच्छा, ये वाला तो देखिए मोशन ऑफ वोट पे तो स्पेसिफिक क्वेश्चन पे वोट पड़ रहा है। आगे, एंड द आउटकम ऑफ द वोट डिटरमाइन पार्लियामेंट पोजीशन ऑन द इशू। अच्छा, आगे देखते हैं फिर देखिए, तो मोशन विद वोट तो कॉमन सी बात है, नेम से पता चल रहा है कि इसमें डिबेट जो होगा उसके लिए स्पेसिफिक वोट की आवश्यकता होगी फॉर द क्वेश्चंस। अब प्रिविलेज मोशन की बात करते हैं।
A member can initiate this motion when they believe a minister has violated the privilege of the house or its member by withholding crucial information about a case, providing incorrect and manipulated fact. प्रिविलेज मोशन कब लाया जाता है भाई साहब? ये जब लाया जाता है कि जब आप जो बात एक्चुअल है उससे न करके आप मैनिपुलेट कर रहे हैं बात को, तब प्रिविलेज मोशन लेके आया जाएगा। ठीक है। और ये बिलीव कराता है, बिलीव मिनिस्टर हैज, ये विश्वास कराता है कि ये जो मिनिस्टर हैं वो यू कैन से दैट क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं, है ना, अपने जो उनको विशेष अधिकार मिले हैं उनका प्रिविलेज कर रहे हैं। यू कैन से दैट वॉयलेट कर रहे हैं इस प्रिविलेज ऑफ द हाउस एंड इट्स मेंबर। ठीक है, क्योंकि वो इनकरेक्ट फैक्ट दे रहे हैं वहाँ पे। तो प्रिविलेज वाली बात जब भी आ जाएगी ना, तो ये कोई भी मेंबर स्टार्ट करेगा, कब करेगा? जब बिलीव हो जाएगा मिनिस्टर कि ये वॉयलेट कर रहा है अपने प्रिविलेज को इन इट्स हाउस एंड मेंबर। आगे देखते हैं। दिस प्राइमरी एम of this motion is express disapproval and criticize the respective minister action. मोशन ऑफ थैंक्स कब लाया जाएगा? इट इज अ पार्लियामेंट प्रोसीजर टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द प्रेसिडेंट। एड्रेस करेंगे इसको एट द कॉमेंसमेंट ऑफ लोकसभा। जब लोकसभा का कॉमेंसमेंट होगा तब प्रेसिडेंट इसको क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। इसके एंड में द मोशन इज पुट टू वोट, और वोट पड़ेगा इसमें मोशन ऑफ थैंक्स में। द मोशन मस्ट बी पास्ड इन द हाउस, अदरवाइज इट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ये पास नहीं होगा तो गवर्नमेंट कैसी हो जाएगी, डिफीट हो जाएगी। ठीक है, तो मोशन ऑफ थैंक्स हमने पढ़ लिया। अब हमारा एक रह गया लास्ट, कट मोशन देख लेते हैं। proposed to reduce the amount of demand in the budget। अब देखिए कट करना है किसी भी चीज़ को, कट पॉलिसी, या मान लीजिए कट करना है किसी भी चीज़ को, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे कोई चीज़ रिड्यूस ही तो करेंगे। तो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड इन बजट, यानी कि बजट में जो भी डिमांड हुई है उन चीज़ों को रिड्यूस करना, उसके अमाउंट में कुछ रिड्यूस करना, वो हमारा क्या कहलाता है, कट मोशन। तो कट मोशन का मतलब है कि बजट की डिमांड में समथिंग इज रिड्यूस। मोशन ऑफ थिंग को एड्रेस कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं फिर हमारे पास प्रिविलेज मोशन में, अगर कोई भी मैनिपुलेट कर रहा है अपने किसी भी फैक्ट को, है ना, तो जो है ये वाला प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। और मोशन विद वोट, इसमें तो वोट की आवश्यकता होगी। क्लोजर मोशन में अभी मैंने पढ़ा था कि इसमें क्या था कि ये कट करता है कोई भी शॉर्ट डिबेट को ऑन मैटर बिफोर द हाउस, यानी हाउस में आने से पहले उस चीज़ को थोड़ा सा कट कर देना, वो आपका क्लोजर मोशन होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की बात होगी, ये 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमने फिर पढ़ लिया था, एक और हमारे पास था एडजस्टमेंट मोशन। अभी हमने समझा था इसमें कि इसमें 50 मेंबर होंगे, लोकसभा में होगा बट राज्यसभा में नहीं होगा, और ये अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस पर काम करेगा। कौन? एडजस्टमेंट मोशन। और कॉन्फिडेंस मोशन को भी हमने पढ़ा था कि अगर ये फॉल होता है देन गवर्नमेंट फॉल। ठीक है, ये नेगेटिव में आता है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में भी 50 मेंबर होंगे, राज्यसभा में नहीं होंगे, लोकसभा में होंगे, और ये आपका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब तक हमने जितने मोशन थे वो पढ़ लिए। अब देखिए क्या है ना, आपको इसी मोशन को मैंने पढ़ा दिया, अब एक बार चाहे तो आप गूगल कर लो, चाहे आप इस पीडीएफ को लेके मुझसे आराम से देख लेंगे। और पीडीएफ के लिए मैंने बोला ही भी है आपको कि आप जो मेरा नंबर मैंने यहाँ पे शेयर किया है, या फिर मान लीजिए आप उस पर बाई मैसेज करेंगे देन यू एक्सेस द पीडीएफ। अच्छा, नो एक्यूरेट काउंट ऑफ द पीडब्ल्यूडी पॉपुलेशन से पार्लियामेंट पैनल। पार्लियामेंट पैनल ने ये कहा कि भाई जो पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए हमारे पास कोई भी जो एक्यूरेट काउंट यू कैन से दैट वो नहीं है ना। और इसी के लिए ये है आर्टिकल। तो अभी सेंसस जो है बात चल रही है, हाउस होल्ड सर्वे भी चल रहा है, 2011 में आया था। उसके बाद अब ये सेंसस जब 2021 वाला अपडेट हो जाएगा तो उसी के रिगार्डिंग फिर ये थोड़ा सा आपका अच्छी तरीके से काउंटेबल हो जाएगा। एट 120 केरला रिपोर्ट्स मोस्ट डेथ फ्रॉम द हीट वेव दिस ईयर। हीट वेव हमने अपने पीसीबी में कवर करी थी, और केरला में लगभग 120 लोगों की डेथ हो गई इस साल। किसकी वजह से? हीट वेव की वजह से। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। म्यूटनी सोल्जर क्लेम टू हैड आउस्टिन नाइजर प्रेसिडेंट। तो जो विद्रोही सिपाही हैं उन्होंने क्लेम किया है कि हम नाइजर जो प्रेसिडेंट है उसको क्या कर देंगे, बेदखल कर देंगे। तो अभी नाइजर में ये चल रहा है। तो उसमें हमें पढ़ने के लिए क्या था, उसमें हमें पढ़ने के लिए ये था कि जो नाइजीर में लेक कौन सी है ना, तो वो हमने निकाली ली थी उसमें लेक। अच्छा, अब देखते हैं हम आगे। वेइंग इन द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। अच्छा, ये एनआरएफ बिल अभी पास हुआ है ना, और आपने सुना होगा इस पे बहुत अच्छी डिबेटें रही। क्या कहानी है इसमें? कहानी ये है कि भाई इस पे कुछ विचार करने हैं हमें
ठीक है, कि अदर कंट्रियों में क्या है और हमारी कंट्री में क्या है, उन चीज़ों पे हम कुछ विचार करने के लिए ये जो है अपने फुरकान कमर सर हैं, उन्होंने डिस्कस किया है इस टॉपिक को, बहुत अच्छे तरीके से किया है डिस्कस। और मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ करता हूँ इसमें क्या है कि साइंटिस्ट कम्युनिटी इंडिया में ये क्यूरियोसिटी उनके अंदर आई कि जब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 में, है ना, इसी जून में, यू कैन से दैट, और जब ये पास हुआ तो इससे क्या होगा, इससे जो कंट्री का रिसर्च इकोसिस्टम है वो स्ट्रेंथन होगा। अच्छा, अब ये है किसकी तरह, ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले कोई बिल नहीं था, क्या एनआरएफ से पहले बिल था। तो ये जो बिल था वो सर्व की तरह है, सर्व बोले तो साइंस एंड इंजीनियर रिसर्च बोर्ड, सर्व की तरह, जो एक्ट पास हुआ था 2008 में। अच्छा, इसको ये किसके रूप में स्टेबलाइज हुआ था, स्टेचुटरी बॉडी के रूप में, और डिपार्टमेंट ऑफ इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, किसका, सर्व का। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि एनआरएफ से पहले कोई बिल था क्या, नहीं था रिसर्च के लिए, यस था। ठीक है, तो वो सर्व था और वो 2008 में पास हुआ, और एक्चुअली में ये स्टेचुटरी बॉडी था और डीएसटी के अंडर था। अच्छा, अब क्या कहानी है। अच्छा, इसको किसी ने तो प्रपोज किया होगा ना एनआरएफ को, तो यस, एनआरएफ को प्रपोज किया था कस्तूरी रंजन कमेटी ने, कब, 2019 में, जब उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाया गया था, तभी इसको यू कैन से दैट इसकी एडॉप्ट करने की बात चली थी। बट ये पास अब हुआ है, और इसकी बात करते हैं हम, तो इसमें जैसे करंटली फंडिंग कहाँ से होती है इसकी, तो डीएसटी से होगी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, या फिर आईसीएआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, या फिर आपका यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन है, एज द वेरियस अदर प्राइवेट philanthropists organizer would continue to fund research and according to their priority and need to independently। समझ रहे हैं आप, तो फंडिंग यहाँ से हो जाएगी इसकी। अच्छा, फिर हम कहानी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एनआरएफ हमने बनाया तो अदर कंट्रियों में नहीं है, भाई है क्यों नहीं है। तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने एक्चुअली में ये कहा था कि जो एनआरएफ है, इसको एनुअल ग्रांट लगभग 20 करोड़ होना चाहिए, 20,000 करोड़। अब 20,000 करोड़ का मतलब है जो 2 खरब, लगभग ये 0.1% किसका, जीडीपी का। तो जीडीपी का लगभग 0.1% और 2 खरब होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये ग्रांट कैसे कंटिन्यू किया जाएगा, ये रिसर्च स्पेंडिंग इन द कंट्री, तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए कुछ पॉलिसी और बनाई गई। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, अब अदर कंट्रियों से अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारा तो इतना हो रहा है यहाँ पे, अदर कंट्रियों की हम थोड़ी सी तुलना करके देख लेते हैं, तो लगभग यूनाइटेड स्टेट की बात करेंगे तो लगभग 2.8% वो एनआरएफ यू कैन सी दैट रिसर्च पे खर्च करता है। और इसी तरीके से चाइना की बात करेंगे तो 2.1, और इसराइल तो 4.3%, और उसके बाद साउथ कोरिया की बात करेंगे तो वो 4.2% आपका रिसर्च पे खर्च करता है। और इट एक्सप्रेस कंसर्न दैट रिसर्च एंड इनोवेशन स्पेंडिंग इन द कंट्री हैड डिक्लाइन फ्रॉम द, अब देखिए हम क्या था, 2008 की जीडीपी में लगभग 0.84% अपने रिसर्च की बात करी गई थी, और 2014 में हमारा 69%, तो ये डिक्लाइन हुआ है अपना जीडीपी में, जो रिसर्च वाला जो यू कैन से दैट जो भी खर्चा होता है उसको डिक्लाइन किया गया। बट अब देखिए, अभी पीआईबी ने ये बात कही कि भाई लगभग आप 10,000 करोड़ 5 साल के लिए खर्च करने दो एनआरएफ को, और लगभग 5 साल में ही हो जाएगा आपका 50 करोड़। ठीक है, और डिस्पाइट दी स्कैंड डिटेल अवेलेबल इन द पब्लिक, और फिर उसके बाद करते हैं सपोर्ट वुड बी मोस्ट, लगभग 14,000 करोड़ विल बी रिमाइंडर 36 करोड़ टू बी मोबिलाइज, और जो 50,000 करोड़ होगा उनमें से लगभग 14,000 करोड़ आपका ये सपोर्ट के रूप में, और यू से दैट 36,000 करोड़ आपका मोबिलाइज के रूप में खर्चा होगा, किसका, एनआरएफ का। और 28,000 करोड़ अगले साल के लिए, और 14% ऑफ द वार्ड कस्तूरी रंगन कमेटी हैड रिकमेंडेड, और लगभग 14% जो रिकमेंडेड किया गया था कस्तूरी रंगन कमेटी में। देखिए अब इस पूरे डाटा में निकालने के लिए क्या है वो मैं बताने की कोशिश कर दूंगा आपको। एक तो सबसे पहले आपको ये निकालना है कि एनआरएफ को रिकमेंडेशन किसने किया, तो वो किया कस्तूरी रंगन कमेटी ने। ठीक है, और इसमें खर्चे की बात की, डेटा को आप याद रख पाए तो ठीक है, ये मेंस पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स का आपको उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है प्रीलिम्स के लिए, वो पूछे नहीं जाएगा आपसे। और उसके बाद इसका फंडिंग आपको प्रोसेस पता चल गया कहाँ से है। इससे पहले क्या था, ऐसी बात नहीं है कि एनआरएफ से प्रीलिम्स के लिए मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कि एनआरएफ से पहले ऐसी बात नहीं है, नहीं था कोई बिल, था, वो क्या था, सर्व था। ठीक है, और सर्व जो है वो डीएसटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत था, और उसके बाद ये एक्चुअली में स्टैट्यूटरी बॉडी था। ठीक है, और सर्व की बात करेंगे तो सर्व में खर्चा जो है 200 करोड़ होता था 2011-12 में, और लगभग 1,000 करोड़ 2018-19 में सर्व पे खर्चा किया गया। सिंस देन अलोकेशन ऑफ द डेक्लाइन लगभग 742 करोड़ 2020-21 में, बट अगेन रोज
911 करोड़ 2020 21 एंड 22 में। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सर्व में थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की थी। सर्व आप समझ रहे हैं ना, बार बार मैं सर्व बोल रहा हूँ, सर्व क्या है, व्हाट इज सर्व। सर्व एक्चुअली में जो आप रिसर्च करते हैं तो उसी के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो इसमें आपके लिए एक तो ये था कि बिल देखना था आपको, बिल में एक्चुअली में इससे पहले कौन सा था, बाद में कौन सा आया, कितना खर्चा होना था, ठीक है। तो ये डेटा दिया है। आई थिंक ये डेटा डजेंट इम्पोर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम, बट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द मेंस एग्जाम, सो यू कैन रीड इट, है ना। आप एक और देख लेंगे इसको। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट हमारा क्या बचा है, एमसीक्यू बचा है। तो एमसीक्यू में देखेंगे आप, जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 वाला हुआ था तो इसमें प्रेम्बल भी है, क्लियर है, ठीक है। डीपीएसपी भी है और फंडामेंटल राइट भी है। ये तीनों ही हैं आप, प्रेम्बल, ठीक है, और डीपीएसपी, और आपका लास्ट में फंडामेंटल राइट। ये तीनों ही आपके यूनिवर्सल है। अब देखिए, आप इसको आप निकालना अगर अगर कोशिश करते हैं ना, तो देखिए ह्यूमन वाली बात है ना, तो ये प्रेम्बल में भी जिक्र किया गया है, डीपीएसपी में भी है, फंडामेंटल राइट में भी है। तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3। अब अगर यही आपका हो जाता 2023 वाले में, तो ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3 एंड ओनली पेयर 4। सो इट्स ए वेरी वेरी हार्ड फॉर यू इफ़ यू नॉट स्टडी प्रॉपरली। अगर यही आपके लिए कैसा हो जाता, हार्ड हो जाता। तो इसमें तीनों ही आपके लिए आंसर हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के लिए 1948 में जो भी है वो आपको प्रेम्बल और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का पार्ट्स हैं, ठीक है। सो देखिए, मैं थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगा अगर कोई भी प्रोनाउंसिएशन मुझसे मिसमैच हुआ हो, है ना, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि थोड़ा सा अ, तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो इसीलिए वो मैंने एक आज वर्ड पढ़ा था, अनएक्सेप्टेबल, वो मुझसे बार बार यू कैन से दैट प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि आपको ये न्यूज़पेपर देख लेना है और मोशन आपको एक बार अच्छी तरीके से देख लेने हैं, क्योंकि मोशन का क्वेश्चन जब भी बनेगा तो आपसे मोशन बचना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे बाय द गूगल एंड बाई क्वालिटी बुक लक्ष्मीकांत। ओके, तो इस सेशन को हम यहीं रोकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज करें, और कमेंट में आप ना जो मैं पूछता हूँ उसको जरूर बताया करें, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिले। अभी ना देखिए, मेरी स्टार्टिंग है तो मैं देख रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा मेरे पास सब्सक्राइबर भी कम है, व्यूज़ भी कम है, लाइक भी कम है, तो इतना मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ कि मुझे और बहुत कुछ करना है इसमें कुछ। बट ऐसा नहीं है कि ये सेशन कभी रुकेगा, सेशन कभी नहीं रुकेगा, नेवर। सेशन कभी नहीं रुकेगा, चाहे सब्सक्राइब बढ़े या ना बढ़े, लाइक्स हो या ना हो, बट ये नहीं रुकेगा, क्योंकि जो जुड़े हुए हैं ये डेफिनेटली है कि उनको फ़ायदा मिल रहा है और फ़ायदा मिलेगा भी, है ना। आई एम श्योर एंड डेम श्योर आई एम कि आपको फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।